हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू ब्रेनली। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4th स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स पढ़ेंगे। एटम के बारे में हम पहले चैप्टर 3rd में भी पढ़ चुके हैं कि एटम्स होते क्या हैं। पर इस वीडियो में हम आगे की चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक बार एटम का क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि एटम्स होते क्या हैं। अगर कुछ भूल गए होंगे तो वो हमें याद आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम से पहले हम मैटर देखते हैं। मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ स्पेस ले और जिसमें भी मास हो वो क्या है? मैटर है। जैसे एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, पेन, बुक और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी क्या है? मैटर है। मैटर किससे बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। मतलब सारे मैटर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलके बनी है। एटम वर्ड बाद में यूज़ किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया वो वर्ड था परमाणु। एटम का हिंदी मीन्स होता है परमाणु। मतलब जो भी सामान है, जो भी मैटर है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर है, और जो उनसे मिलके बना हुआ है, मतलब वो मैटर जिससे मिलके बना है, उसको बोला जाता है परमाणु या एटम। एटम के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ रखा है वो ये है कि एटम जो है वो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। ये हमने जॉन डाल्टन की थ्योरी में भी देखा था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसको और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। लेकिन जॉन डाल्टन के बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस चीज़ पे रिसर्च किया। रिसर्च करने पे एक रिसर्च था उनका जिससे ये पता चला कि जो मैटर है उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये उन्हें कैसे पता चला था कि मैटर्स में चार्ज पार्टिकल होते हैं? तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, या उन्होंने डेली बेस पे अपना नोटिस किया कि जब वो कोम को ऐसे किसी पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कोम उसको अटैच नहीं करती, मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे इसमें दिखा भी रहे हैं, जैसे कोम को हम पेपर्स के टुकड़ों के पास ले गए तो कोम पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। फिर कोम को जब बालों में कई बार हमने कोम किया, उस कोम से अपने बालों को कोम किया गया, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद देखा गया जब आपने बहुत बार बालों को हमने झाड़ लिया, तो उसके बाद हम नोटिस भी करते हैं जब हम कंघी को बहुत ज़्यादा अपने बालों में लगाते हैं, उसके बाद जो कोम होती है वो बालों को अपनी तरफ खींचने लगती है या फिर बाल उसमें कंघी में चिपकने लगते हैं। तो ऐसे ही पेपर्स के साथ किया। जब पेपर कोम करने के बाद पेपर के पास ले जाया गया उन छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो वो कोम ने उन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मीन्स कोम पे वो छोटे छोटे पेपर्स जाके चिपक। ये एक्सपेरिमेंट हमारा एनसीईआरटी में भी गिवन है। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात ये तो प्रूफ हो गई कि जो जॉन डाल्टन ने हमें थ्योरी बताई थी, उनकी थ्योरी में कुछ तो ड्रॉबैक था। अब उनकी थ्योरी क्या थी, पहले ये देख लेते हैं। जॉन डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया था, अपनी थ्योरी दी थी। मीन्स जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी जो एटम्स के बारे में दी है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी जॉन डाल्टन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद दी थी। ये थ्योरी उन्होंने ईयर 1803 में दी थी, मतलब 1803 में दी थी, और इस थ्योरी को बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। एटम विजिबल और इनविजिबल दोनों टाइप के होते हैं। मतलब एटम को हम कुछ एटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इनविजिबल है, मतलब उन्हें हम नहीं देख सकते। तो एटम्स दोनों टाइप के होते हैं, विजिबल और इनविजिबल दोनों टाइप के होते हैं। थर्ड बताया इन्होंने हमें कि एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स ना ही एटम को, जो एटम है उसको हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया कि जो एटम्स होते हैं वो एक एलिमेंट के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब जो अगर एक एलिमेंट है, मान लिया हमने कोई एलिमेंट लिया, जैसे हमने कोई एलिमेंट लिया है, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं, या फिर हम
हीलियम ले लेते हैं तो उस एलिमेंट के जो सारे एटम्स होंगे, मतलब अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के सारे जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। वैसे ही अगर हम हीलियम ले रहे हैं तो हीलियम के भी सारे एटम्स कैसे होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हीलियम में कुछ डिफरेंट एटम हो, कुछ अलग एटम्स हो। तो एक एलिमेंट के कोई सा भी हम अगर एक एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके सारे एटम्स सेम होंगे। नेक्स्ट चीज़ बताया उन्होंने कि अगर हम दो एटम्स ले रहे हैं, दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया सी और ओ, तो जो सी ओ से हमारा क्या बना, CO2 बना। अब सी और ओ का जो हमने लिया है, एलिमेंट्स लिए, वो किस में होंगे, एक फिक्स रेशियो में होंगे। मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगा कि हमें कार्बन का एक एटम लेना है और जो ऑक्सीजन है इसके हमें दो एटम्स लेने हैं, और इस फिक्स रेशियो की वजह से ही हमारा एक कंपाउंड तैयार होता है। तो ये चीज़ हमें बताई गई। सिंपल है कि क्या था कि अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उस दोनों एलिमेंट्स में जो हमेशा उनका रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जैसे SO2 लिया, तो इसमें भी हमेशा फिक्स्ड है कि जो सल्फर है उसका एक मॉलिक्यूल लेना है, मतलब एक एटम लेना है, और ऑक्सीजन का हमें दो लेना है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हमने ऑक्सीजन दो ले लिया और जो सल्फर था वो भी दो ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर ऑक्सीजन हम एक ले रहे हो और जो सल्फर है वो हम तीन ले रहे हैं, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। मतलब हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही हमारा जो एटम है वो लिया जाएगा और उससे हमारा क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनता है। अब इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी करी, अपनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे और अलग अलग थ्योरी निकाली। तो जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी उसका ड्रॉबैक निकला, मींस उसमें कुछ कमियां पाई गई। जैसे जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम्स जो होता है वो इनविजिबल होता है, लेकिन जो बाद में प्रूफ हुआ तो उसमें ये बताया गया कि जो एटम्स होता है वो सब डिवाइडेड किया जाता है, सब डिवाइडेड हो सकता है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें। जैसे जो एटम होता है वो 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहला तो उनका ड्रॉबैक ये निकल आया। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट ड्रॉबैक था उनकी उसका थ्योरी का, वो ये था कि एलिमेंट्स जो था उन्होंने बताया कि जो सेम एलिमेंट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं। मतलब अगर कोई हम एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन लिया, तो उसके सारे एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे। लेकिन जब जॉन डाल्टन की ये भी चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि एक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं उनकी साइज़ और उनके शेप में। ये हमारा ऑलमोस्ट जो थर्ड चैप्टर में था वो हमने देखा। लेकिन इस चैप्टर में आने के बाद हमने ये देखा कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के भी और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, मतलब उसको और सब डिवाइडेड किया जा सकता है, जो किस में किया गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने एक ट्यूब लिया जिसमें एक साइड कैथोड और दूसरी साइड एनोड की रॉड्स लगाए। ये कैथोड और एनोड की रॉड्स को उन्होंने एक बैटरी से अटैच किया। ये जो ट्यूब थी इसमें कुछ गैसेस थी। गैसेस भी एक मैटर होता है और उसमें एटम्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्होंने इसमें कोई भी और ट्यूब नहीं लगाई जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो। बस उन्होंने बैटरी से अटैच किया एनोड को और कैथोड को। अब इस ट्यूब में जो हमें पता है कि जो कैथोड होता है उस पर निगेटिव चार्जेस होते हैं और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उन्होंने क्या किया, अब इस टेस्ट ट्यूब में इसका प्रेशर पहले उन्होंने रूम टेम्परेचर पे रखा जो एक हाई प्रेशर था 1 ATP का। तो उन्होंने पाया कि इस ट्यूब में कोई भी चेंजेस नहीं हुए और ट्यूब जैसी थी बिल्कुल वैसे ही रही। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेशर को फिर कम किया। जब कोई चेंज नहीं हुए तो उन्होंने प्रेशर को कम किया, किस पे किया, 10⁻⁻2 ATP पे। और उन्होंने पाया कि जो ट्यूब थी उसमें चेंज हुआ और वो एक ग्रीनिश कलर में लाइट उसमें जलने लगी। मीन्स उसमें एक ग्रीन कलर की लाइट विजिबल दिखने लगी, मतलब पूरी ट्यूब क्या हो गई थी, ग्रीन कलर की हो गई थी।
एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी। कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और टेम्परेचर को और थोड़ा कम किया गया, जिससे एक्सपेरिमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में पता लगाया जा सके। तो टेम्परेचर को उन्होंने और कम कर दिया। अब जो टेम्परेचर था वो 10⁻⁻⁴ ATP था। जब टेम्परेचर कम किया गया तो पूरी रॉड जो थी ये ट्यूब थी वो डार्क ब्लैक कलर की हो गई। और उन्होंने देखा जो एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी वो एक ग्रीन कलर की लाइट उसमें से विजिबल हो रही थी। ये क्यों हो रहा था, इस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड है वो निगेटिव है। तो इसलिए जो इसमें एटम्स के पार्टिकल में हैं, जो एटम्स में पार्टिकल्स मिले हुए हैं वो कैसे हैं, वो निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और निगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब अपने आप से दूर भगाते हैं। इसलिए कैथोड की तरफ वो प्लेट पे नहीं गया, मतलब कैथोड की तरफ कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन जो एनोड था वो पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए उस पर वो जो नेगेटिव चार्ज था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और चेंजेस हुए। इस तरह से पता लगाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला था। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट किसी गैस में से लो टेम्परेचर पे पास होते हैं और उनका वोल्टेज हाई होता है तो उन रेजेस में जो कैथोड से ट्रैवल होकर एनोड की तरफ जाते हैं उन्हें कैथोड रेजेस बोलते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही इलेक्ट्रॉन बोला गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूफ हो गया था कि एटम में एक नेगेटिव पार्टिकल होता है और उस नेगेटिव पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे गोल्ड स्टीफन। गोल्ड स्टीफन के दिमाग में एक बात आई कि हमें ये तो पता है कि जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अभी जो सर ने जे थॉमसन सर ने प्रूफ किया उसमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, निगेटिव है। अब एटम जब न्यूट्रल है तो एटम में कुछ और पार्टिकल भी होगा जो पॉजिटिव होगा, तभी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्राइज करेगा। तो उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि जो एटम है वो न्यूट्रल है तो उसमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने जैसे जे थॉमसन सर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बिल्कुल सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया, बस इस बार एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। फिर उन्होंने सेम इस जो ट्यूब थी इसमें गैसेस या फिर एयर फिल जो थी उसमें सेम बिल्कुल प्रोसेस ऐसे ही की। पहले उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने 10⁻⁻² ATP पे उनको जो ट्यूब थी वो कलर्ड हो गई थी, ग्रीन कलर की कलर हो गई थी। उन्होंने इस बार भी सेम ऐसे ही 10⁻⁻² ATP पे प्रेशर किया इसका और देखा कि ट्यूब में कोई फ़र्क आता है या नहीं होता। लेकिन इस बार ट्यूब में कोई भी चेंजेस नहीं हुए उस प्रेशर पे, जिस टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन के प्रेशर पे जब इलेक्ट्रॉन की ट्यूब बर्न होने लगी थी, लेकिन इस बार ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं आया। उन्होंने क्या करा फिर, उनको लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैवी हैं, तो वो जो कैथोड है इस पे डायरेक्टली नहीं आ पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, कैथोड की जो ट्यूब लगी हुई थी, जो रॉड थी, उसमें होल्स बना दिए। जैसे ही उन्होंने होल्स किए तो क्या होने लगा, जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कैथोड की रॉड को क्रॉस करते हुए जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे पड़े और जिंक सल्फाइड ग्रीन कलर का चमकने लगा। क्योंकि जिंक सल्फाइड की टेंडेंसी है कि अगर उस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो जिंक सल्फाइड ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर की लाइट
पास करता है। जैसे कैथोड रेज एनोड की तरफ आई थी तो उनको कैथोड रेज बोला गया था, वैसे ही जब एनोड की रेज कैथोड की तरफ गई तो उसको कैथोड रेज बोला गया। और इससे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इनको प्रोटॉन बोला गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद एक चीज़ और कंफ्यूजिंग लगी सबको। अब वो ये कंफ्यूजन थी कि ये जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं अब वो अरेंज कैसे होते हैं। तो जे थॉमसन सर आए, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। इस प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एटम्स जो है वो एक वाटरमेलन की तरह है। अब वाटरमेलन में जैसे पल्प होता है वैसे ही उनको प्रोटॉन को बोला गया कि जैसे पूरा पल्प होता है, रेड वाला पार्ट वो क्या है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन उनके बीज हैं जो छोटे छोटे कहीं कहीं पे हमें मिलते हैं। तो ऐसे ही मतलब पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, निगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो उन्होंने अपने मॉडल में इसी तरह से जैसे वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया था वैसे ही उन्होंने एक प्लम पुडिंग का एग्जाम्पल लिया। तो जो प्लम पुडिंग है मीन्स एक तरह का केक, उसमें जो थिक पार्ट मीन्स जो स्पॉन्जी पार्ट है वो प्रोटॉन है, और उसमें जो प्लम है वो कहीं कहीं है वो निगेटिवली चार्ज है और उनको इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया। थॉमसन सर ने क्या किया था, जो वाटरमेलन है और आइसक्रीम या केक है उसको कंपेयर किया था इलेक्ट्रॉन के साथ, पर वो जो उनका ये मॉडल था वो कुछ जगह पे आंसर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनका ये मॉडल फेल हो गया। ये मॉडल उन्होंने 1904 में दिया था। थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक हैवी मेटल की बहुत ही पतली सी प्लेट जैसा लिया गया जो थी गोल्ड की, और उस प्लेट पे एक अल्फा रेजेस से इस पे डाली गई। अल्फा रेजेस क्या है? अल्फा रेजेस हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डबल चार्ज रेज होती है हीलियम की। इसका मतलब है H पे डबल चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब 2+ पार्टिकल्स है। अब उन्होंने क्या किया, अल्फा रेजेस को गोल्ड फॉइल पे डायरेक्ट पास किया, मतलब अल्फा रेजेस को गोल्ड फॉइल जो लगी है ये बीच में इस पे डाला। अब गोल्ड फॉइल पे डालने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें मिली, और जो इसके साइड में ये जो लगी हुई है प्लेट ये जिंक सल्फाइड की थी। अब जब जिंक सल्फाइड की प्लेट पे देखा था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी में, वैसे ही इन्होंने क्या करा, उन्हें क्या जानना था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन कैसी होती है। तो उन्होंने क्या किया था, अल्फा रेजेस को जब गोल्ड फॉइल पे डाला तो इसके बाद इन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली। क्या ऑब्जर्व मिली थी उन्हें वो देख लेते हैं। उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि कुछ जो रेजेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रही हैं, मतलब जो गोल्ड फॉइल लगी हुई है उससे बिल्कुल सीधी निकल रही हैं, स्ट्रेट, वो अपना डायरेक्शन बेंड नहीं कर रही हैं। जैसे ये बना हुआ है वो बिल्कुल सीधी निकली। कुछ जो थी वो थोड़े एंगल में, स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल में बेंड हो जा रही है, मतलब डिफ्लेक्ट हो रही हैं। कोई सीधी आ रही है और अपना एंगल थोड़ा सा बेंड कर ले रही है, नीचे झुक जा रही है, कुछ ऊपर चले जा रहे हैं, कुछ बिल्कुल राइट एंगल में जब लाइट डाली जा रही है तो लाइट राइट एंगल बना के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो उनको कई तरह की ऑब्जर्वेशन इससे मिली। अब इन ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूज़न निकाला उन्होंने। अब क्या कंक्लूज़न निकला था? कंक्लूज़न में ये निकाला कि जो एटम है उसका ज़्यादातर स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, मीन्स खाली है। इसलिए जब अल्फा रेज फॉइल पे पड़ी तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो सीधे निकल गई। लेकिन न्यूक्लियस के बीच में, सॉरी एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसलिए जब अल्फा रेज वहाँ से गई तो वो बेंट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अल्फा रेज जो होती हैं वो भी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और हमें पता है कि जब पॉजिटिवली चार्ज और चार्ज जब पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए
जो रेजेस थी वो कुछ एंगल से और कुछ ज़्यादा एंगल से बेंट कर गई। इससे एक कंक्लूज़न ये भी निकला कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल को सोलर सिस्टम की तरह बताया, क्योंकि उन्होंने पाया कि जो ये मॉडल है इसमें बीच में न्यूक्लियस और प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इनके साइड साइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो निगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये एक सोलर सिस्टम की तरह है। अब इन्होंने जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बताया वो चार्जेस कैसे बताए थे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, और जो न्यूट्रॉन है वो नो चार्ज है, मीन्स वो न्यूट्रल है, ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है। बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और साइड साइड क्या घूमते रहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। अब इनका भी ड्रॉबैक निकला। अब वो ड्रॉबैक क्या था इनका। फिजिक्स में एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो सर्कल में घूम रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। अब यहाँ पे भी नेगेटिव इसका नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी जब अगर सर्कल में घूम रहा है तो ये भी क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा। इसका मतलब है एनर्जी लूज करने का कि उसकी जो पाथ है वो शॉर्टर होता जाएगा जैसे जैसे वो एनर्जी को लूज करता जाएगा। पर जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे एनर्जी लूज करता गया तो जो न्यूक्लियस है वो एक दिन उसमें गिर जाएगा, मतलब इतना छोटा हो जाएगा उसका पाथ कि वो न्यूक्लियस के साथ आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इनकी थ्योरी को इसकी जो थ्योरी थी उसका ड्रॉबैक यही निकला कि वो अपना ये थ्योरी वहाँ पे काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज ही नहीं कर रहा इसलिए, और वो न्यूक्लियस के साथ नहीं आ रहा, इसलिए इनकी ये थ्योरी इस जगह पे गलत हो गई। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक सर ने की। इस टाइम तक रदरफोर्ड की स्कैटरिंग थ्योरी हमें पता चल चुकी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब हमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है कैसे निकालते हैं। कभी भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम नहीं आया, इसलिए अब एटॉमिक नंबर से हमें पता तो चला कि अंदर क्या है, प्रोटॉन है, लेकिन और भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर छोटा है और मास हमारा ज़्यादा है। तो जब मास किसका होता है, हमारे न्यूट्रॉन जो ये न्यूक्लियस है इसका मास होता है, तो प्रोटॉन के साथ हमारा कुछ और भी ऐड होगा जिससे हमारा मास जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन का मतलब क्या है कि प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है जो चार्जेस में तो अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मतलब चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा कि चार्जेस कितने हैं, लेकिन वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसी पार्टिकल्स को बोला गया न्यूट्रॉन जो मास में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट है बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी नील बोहर के द्वारा दी गई थी। इसमें नील बोहर ने जो ड्रॉबैक्स आए थे रदरफोर्ड की थ्योरी में, थॉमसन रदरफोर्ड की जो स्कैटरिंग थ्योरी थी उसको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की। बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी नील बोर्स ने दी थी, और जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि वो ये नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी कम होते होते वो जो न्यूक्लियस के साथ क्यों नहीं मिल जाते, वो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। मीन्स इन्होंने एक तरह से कवर की जो नील बोर्स का ड्रॉबैक था। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि एक एग्जैक्ट पॉइंट बताई जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की थी एटम्स में। इन्होंने बताया क्या, इनके अकॉर्डिंग एटम्स जो होते एटम्स जो होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनकी जो नेचर है वो न्यूट्रल होते हैं।
अब न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो न्यूट्रल होंगे। जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस हो जाएंगे, तभी प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल करते हैं किसी चीज़ को। और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब उनके जो मिडल पोर्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर घूमते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है, मीन्स कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या काम करता है, बस मास का काम करता है, मतलब उसका वेट होता है और उसमें मास बढ़ाने में काम करता है। अब इन्होंने जैसे रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसमें क्या बताया था कि इतना तो पता चल गया था इनकी थ्योरी तक कि जो एटम है वो कैसा है, उसके बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो वो तो था। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं वो KLM एंड सो ऑन की फॉर्म में घूमते हैं, मतलब इस सेल के अकॉर्डिंग घूमते हैं। मतलब जो पहला सेल है वो होता है K, इसके बाद वाला सेल L, इसके बाद M, और इसके बाद N, और इसके आगे भी ऐसे और सेल्स आ सकते हैं, मतलब ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स और बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ये चीज़ बताई थी कि बीच में न्यूक्लियॉन होता है, न्यूक्लियॉन में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं वो KLMN की फॉर्म में होते हैं, और इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ना वो एनर्जी कम की जा सकती है और ना बढ़ाई जा सकती है। मीन्स ये अपने आप से एनर्जी लूज़ नहीं कर सकते, ना एनर्जी लूज़ कर सकते हैं और ना ही एनर्जी गेन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निगेटिवली, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और वो अपने निगेटिवली चार्ज से इसमें चारों ओर घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इतना समझ में आया कि इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। और यही जो ड्रॉबैक यही था ना रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि अगर ये उनके चारों तरफ घूमते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से में क्या है कि एनर्जी जो है उनकी वो लूज़ होती जाएगी, और जब लूज़ होती जाएगी तो वो न्यूक्लियॉन में आके जो इलेक्ट्रॉन है वो गिर जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है और ये कम नहीं होती। तो इन्होंने क्या करा, ये चीज़ बताई, और इनकी जो थ्योरी थी वही थ्योरी सही निकली और आगे तक ये चलती आ रही। रदरफोर्ड ने जो बताया था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि न्यूक्लियस है और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पर वो कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं कर पाए थे। जो चीज़ें नहीं डिफाइन कर पाए थे वो बोर्स ने डिफाइन किया अपनी बोर्स थ्योरी में। तो यही चीज़ लिखी है इसमें भी कि इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, और ये ना ही एनर्जी लूज़ करते हैं और ना ही गेन करते हैं खुद से। अगर इनको बाहर से एनर्जी दी जाए तो ये एनर्जी इनकी ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन खुद से ये कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जो सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए इन्होंने बताया कि वो 2n² की फॉर्म में होते हैं। मतलब बीच में तो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो K शेल है, इसका मतलब K शेल क्या हो गया, फर्स्ट शेल हो गया, क्योंकि K से ही स्टार्ट किया जाता है। तो जो K शेल है वो है फर्स्ट सेल, और जो उनकी एनर्जी बताई गई है वो किस फॉर्म में, जो उनके में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2n² की फॉर्म में होते हैं। अब 2n² क्या है वो देखते हैं। इसका मतलब है जैसे 2 और n क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सेल हो गई, तो n की जगह क्या लगाया जाएगा, जो सेल नंबर है उनका वो लगाया जाएगा। सेल नंबर K का कितना है 1, तो क्या लगेगा 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 की पावर क्या आ जाए, 1 की पावर क्या आ जाएगी 2, तो ये क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही फिर आगे देखेंगे L शेल में 2 की जगह पे हम यहाँ 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 8, तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ऐसे ही M N और जितने भी आगे शेल बढ़ते जाएंगे इस तरह से ही उनमें बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि किस तरह से वो जो एटम है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बोर्स का मॉडल दे रखा है, इसमें जैसे बीच में अभी बताया था क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स,
थर्ड शेल में ऐसे 2 की जगह पे n की जगह पे हमने नंबर ऑफ शेल लिखा तो 3 था, तो 3 का स्क्वायर करके आया 9, और 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18। तो ये हमारा क्या है, बोहर्स मॉडल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन दे रखी है हमारी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये थर्ड चैप्टर में भी देखा था हमने। इसमें क्या है, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन इलेक्ट्रॉन। इसमें हम प्रोटॉन का ही नंबर लेके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जैसे सोडियम का कितना है 11, तो इसका में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। अब 1 से 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड है लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, नंबर्स डाल लेते हैं, फिफ्थ है हमारा बोरॉन, सिक्स कार्बन, सेवन्थ नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, नाइन्थ है हमारा फ्लोरीन, 10th है हमारा नियॉन, 11 सोडियम, 12th है हमारा मैग्नीशियम, 13th हमारा है एल्यूमिनियम, 4th है हमारा सिलिकॉन, 5th है हमारा फास्फोरस, 16 हमारा सल्फर, 17 है हमारा क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 हमारा है पोटेशियम, और 20 है हमारा कैल्शियम। एटलीस्ट अभी के लिए आप लोगों को 1 से 20 तक के ये हमारे एलिमेंट्स के नंबर विद एटॉमिक नंबर हमें याद रखने पड़ेंगे। अब इनके सिंबल्स भी देख लीजिए। ये जो लिख रही हूँ मैं आगे, ये क्या है, इनके सिंबल्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री के लिए, तो इसको लर्न करना पड़ेगा। जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, किसी भी का भी देखिए, जैसे हाइड्रोजन का H कैपिटल, हीलियम का भी H कैपिटल, सारे कैपिटल होते हैं, और सेकेंड नंबर स्मॉल होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमारा क्या निकला, Z। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास क्या है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं A से, और इसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। और मास नंबर क्या होता है, अभी देखा हमने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मास नंबर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। रिप्रेजेंटिंग ऑफ एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे Z दे रखा है हमारा 1, और इसका Z क्या है एटॉमिक नंबर, और A है हमारा 23, मतलब मास क्या है 23 है। अब Z क्या हो गया हमारा, मास नंबर हो गया, A क्या हो गया हमारा मास नंबर, और Z क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, और ये बीच में जो लिखा है X वो क्या है एलिमेंट। अब हमें अगर 1 से 20 तक के याद होंगे तो हमें पता होगा, जो Na होता है इसका कितना होता है 11 एटॉमिक नंबर, और इसका मास कितना होता है, मास नंबर 23। ऐसे ही Ar मतलब आर्गन, इसका कितना होता है 18 और 40। तो मास नंबर में हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड कैसे बताएंगे कि किस शेल में है, तो वो देखते हैं हम। जैसे, और हमें पता है अभी हमने बोर्स लॉ पढ़ा था, बोर्स थ्योरी में क्या था हमारा 2n², ये हमारा उन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स को देखने का। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में कितने थे 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, 4 में 8 × 4 का स्क्वायर 32। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। मतलब फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकेंड शेल में हमारे 8, और थर्ड शेल में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी में जैसे फिल नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमारा 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो हम फर्स्ट शेल में 2 ही डालेंगे, जो बचे हैं वो हमारे नेक्स्ट शेल में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, अब एटम्स के कंबाइंड होने की कैपेसिटी को वैलेंसी बोला जाता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका 3 क्या होंगे प्रोटॉन, और 3 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इनको जो शेल में डिवाइड करना था उसको मैं कैसे करेंगे, 2
और पहले शेल में आएंगे 2, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 ही होते हैं। उसके बाद कितने, एल वाले शेल में क्या आएगा 1, तो 1 क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई। ऐसी फॉस्फोरस का देखते हैं, पहले फॉस्फोरस में कितने होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन एंड 15 प्रोटॉन। तो हम इसको डिवाइड करेंगे जब शेल्स में करेंगे तो कितना आएगा 2, 8, ये हो गया 10, और लास्ट वाले शेल में कितना आएगा 5। तो इसमें क्या बचा 5, जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो इसकी क्या है, वैलेंसी है। अब हीलियम क्या है, हीलियम में सिर्फ 2 ही होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 0, क्योंकि दोनों शेल्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीट फेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो शेल कंप्लीट ना हो पाए उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाए वो क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, और वो शेल क्या कहलाता है, वैलेंसी शेल कहलाता है। जैसे Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, और शेल क्या होंगे 2, 8, 1, तो इसका जो लास्ट शेल में आया नंबर 1, वैसे थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 18, लेकिन 1 क्या है, अकेला रह गया। इस मतलब इसकी जो वैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई, प्लस का 1, और ये जो शेल रहेगा वो क्या कहलाएगा, वैलेंसी शेल। और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 1, 2, 3 तो वैलेंसी +1 में रहेगी, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 की वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि जो शेल्स होते हैं फर्स्ट वाले शेल को छोड़ने के बाद बाकी के शेल्स में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ वैलेंसी। तो फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है, वो एटम्स जो लूज करके अपने आप को स्टेबल बना ले या गेन करके अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल बना ले, उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब समझ लेते हैं, जैसे हमें सोडियम का पता है कितना होता है 11। अब इसमें 3 सेल्स हैं 2, 8 और 1। अब हमें लास्ट वाले शेल में कम से कम, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करना है तो लास्ट वाले शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। तो अब यहाँ पे या फिर 2 सिर्फ होते इनके शेल, के और एल होता, मतलब 2 और 8 होता, तब तो ये स्टेबल रहता। लेकिन अभी इसमें क्या है 1 भी है, तो ये 1 क्या कर सकता है, वो निकाल के मतलब लूज करके अपना जो शेल है वो स्टेबल बना सकता है। अगर और गेन करने के लिए उसको कितने चाहिए, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो स्टेबल हो सकता है जो इसका शेल है, या फिर अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका शेल स्टेबल हो सकता है। ऐसे ही क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन में क्या है 17 रहते हैं, तो 2, 8, 7, इसका मतलब है इसके दोनों शेल तो कंप्लीट हैं 2 और 8 वाले। अब जो लास्ट शेल है उसमें 7 है, तो इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 8 हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और खुद को स्टेबल बना सकता है। अब जो चीज़ हमें कम करनी पड़े, जैसे Na में क्या था 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज करना था और शेल्स क्या होते स्टेबल बन जाते। अब क्लोरीन में क्या है 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले रहा है तो स्टेबल बन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो ईजी होता है, मतलब जिसमें कम चीज़ें लेनी पड़े, जैसे नाइट्रोजन में लूज करना ईजी था और क्लोरीन में एक लेना ईजी है, तो जो शेल्स होते हैं वो वही चीज़ करते हैं, अगर लेना ईजी है तो ले लेते हैं, अगर लूज करना ईजी मतलब कम नंबर से लूज हो रहा है तो वो लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है हमारा कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी क्या करती है, जैसे अभी हमने देखा ग्रेन और लूज कर रहा था इलेक्ट्रोवैलेंसी में, कोवैलेंसी में क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं। जैसे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या होगा 2 और 4, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोटॉन्स हैं 6 हैं, तो ये इस केस में क्या करता है वो 4 लूज भी कर सकता है और 4 गेन भी कर सकता है। तो वो ना लूज करता है और ना गेन करता है, वो क्या करता है शेयर करता है। जैसे यहाँ क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन में होते हैं 17, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, 8, 7, और कार्बन के पास कितने हैं 2 और 4, मतलब लास्ट शेल में इनके कितने हैं, कार्बन के 4 हैं और क्लोरीन के कितने हैं 7 है। तो जैसे कार्बन का यहाँ लगा दिया कि इसके लास्ट शेल में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्लोरीन में कितने हैं 7 है, तो हर साइड से हम क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, ये ले लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्लोरीन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, और कार्बन ने जब एक एक ले लिया तो उसके लास्ट जो वैलेंसी शेल होता है उसमें भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से ये कार्बन क्या कर रहा है,
अपने शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर ले रहा है। नेक्स्ट है हमारा वैलेंस सेल। वैलेंस सेल अभी हमने समझ लिया। वैलेंस सेल क्या होता है? जो लास्ट सेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, जिसमें जैसे यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम का 281, लास्ट सेल क्या है इसका? M। तो वैलेंस सेल इसका क्या हो जाएगा? M, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। अब नेक्स्ट देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे भी सोडियम का लेते हैं 281, तो ये 1 क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो या फिर गेन करेगा या लूज करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन उनके जो मास नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया? एटॉमिक मास। अब कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, यहाँ पे जो हमारी जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई, मीन्स उसका ड्रॉबैक निकला। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन एक एलिमेंट का जो एटम है वो सारे सेम होंगे, मतलब सेम साइज और सेम मास के होंगे, मतलब उनकी हर चीज़ क्या होगी? सेम होगी, मैच करती हुई होगी एक एलिमेंट के। लेकिन यहाँ पे आइसोटोप्स के आने से ये चीज़ गलत हो गई, क्योंकि आइसोटोप में क्या बताया है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ और एलिमेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता हो, मीन्स जो उनका एटॉमिक नंबर है वो सेम होता हो लेकिन मास हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है। तो इसमें क्या आ गया कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के भी एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे आइसोटोप्स नहीं आए हैं, जैसे आइसोटोप्स की कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है? इनके और भी आइसोटोप्स मिले हैं, मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। अगर हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसके जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट मिला है। जैसे हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1 और इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है? इसमें जैसे हाइड्रोजन का ही हमने ले लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो सारे हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे, 1 1। अब हाइड्रोजन का जो पहला एटम हमने लिया उसका एटॉमिक नंबर कितना आया? 1। और एटॉमिक मास कितना होगा हमारा यहाँ पे? 1। ऐसे ही दूसरे का है तो एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2, एटॉमिक और थर्ड वाले का 3। तो यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो गया है लेकिन एटॉमिक नंबर सब में क्या है? 1 1 ही है और वो सेम है। अब इनके लिए अलग से नाम नहीं होते लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का अलग से नाम दिए गए हैं। फर्स्ट वाले का होता है प्रोटीनियम, सेकेंड वाले हाइड्रोजन का नाम होता है ड्यूटेरियम, थर्ड वाले का होता है ट्राइटियम। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, बाकी के अलग अलग ऐसे नाम नहीं है और एलिमेंट्स के। और आइसोटोप किसके मिले हमें? कार्बन का आइसोटोप है जिसमें एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। कार्बन 1 जो है उसका 12 है और दूसरे का 14 है। कार्बन 1 जो 12 है जिसका एटॉमिक मास जो मास 12 वाला कार्बन है, इसमें क्या है? ये नॉर्मली मिलता है, मतलब हर जगह ये वाला ही कार्बन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो फोर्थ वाला है 14 वाला है ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इसमें इसका एटॉमिक मास कभी भी स्टेबल नहीं रहता। ऑक्सीजन के भी ऐसे ही हैं। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन जो प्रॉपर ऑक्सीजन हमें दिखता है जिसका एटॉमिक मास 16 है, एक का 17 है और एक का 18 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है सबके। तो समझ में आया होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स।
आइसोबार क्या होता है? अब वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मतलब एटॉमिक मास जो है उसका न्यूक्लियस का जो मास है वो तो सेम है लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर जो हैं वो डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोबार। ये आइसोटोप का जस्ट अपोजिट है। आइसोबार में क्या होता है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं आर्गन और कैल्शियम। अब दोनों का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 40 और 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। आर्गन का है 18 और कैल्शियम का है 20। ऐसे ही Na और Mg लेते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो क्या है, 23 और 23। जो सोडियम का होता है वो थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट होता है, 23 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ओवरऑल लेने के पे वो कितना बन जाता है, उसको राउंड ऑफ करने पे वो 24 हो जाता है। तो सोडियम का 24 और मैग्नीशियम का भी 24 होता है, और एटॉमिक नंबर इनके क्या है, डिफरेंट है। सोडियम का है 11 और मैग्नीशियम का है 12। तो आइसोबार वो जिनके इलेक्ट्रॉनिक मास सेम हो, मतलब मास नंबर जो है वो सेम है और उनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर डिफरेंट हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन सेम हो उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स। ठीक है, जिन इलेक्ट्रॉन्स के न्यूट्रॉन सेम रहेंगे उन्हें बोलेंगे आइसोटोन्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो होता है इसका हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका मतलब है इसमें 8 क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका मास नंबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 16। अब हमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, तो हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, वो भी कितना होगा, 8। 16 में से 8 प्रोटॉन माइनस करेंगे तो कितना बचा, 8। मतलब इसका देखिए क्या हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका मतलब 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमने ऑक्सीजन का देखा। ऑक्सीजन में क्या था हमारा, इसका एटॉमिक नंबर था 8 और हमारा जो मास नंबर था वो था 16। ठीक है, तो 8 और 16 था, तो प्रोटॉन हमारे हुए थे 8, और न्यूट्रॉन निकालने में के लिए हमने क्या किया था, माइनस करा था, तो वो भी हमारे न्यूट्रॉन भी 8 आ गए थे। लेकिन नाइट्रोजन का क्या है, 15 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 8। यहाँ दिख रहा है अलग हो गया ना न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही कार्बन का देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 6, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 12। अब 12 इसका मास नंबर हो गया, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, 8। तो दोनों का सेम आ गया ना, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ऐसे ही अगर हम कार्बन ले रहे हैं जिसका कितना है 6, और कार्बन हम कौन सा ले रहे हैं, 14 वाला, तो इसमें न्यूट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे। अगर हमने कार्बन 14 लिया है तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। मतलब न्यूट्रॉन्स भी हमारे कितने आ गए, 8। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का भी 8 था, नाइट्रोजन का भी 8 था, और कार्बन का भी अगर 14 का वाला आइसोटोप लेते हैं तो उसका कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको बोला जाता है आइसोटोन्स। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।